हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 55 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जैसा आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे, काफ़ी डिमांड मेरे पास आ रही थी कमेंट्स में कि 55 क्वेश्चन कंप्लीट कराइए। तो आज से जो है मैं 55 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा। और यहाँ पे क्वेश्चन जो भी मैंने सेलेक्ट किए हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर आधारित मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा है बहुत सारी यूपीपीसीएल एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए और किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी, केवल यूपीपीसीएल के लिए ही नहीं। और यहाँ पे 1 घंटे के अंदर मैं 55 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, वो भी व्याख्या के साथ। ऐसा नहीं कि मैं केवल क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आंसर बताऊंगा। 55 क्वेश्चन में कंप्लीट आपको व्याख्या के साथ, जहाँ पे जितनी व्याख्या की जरूरत है उतना मैं आपको कराऊंगा। कोई फालतू की बात नहीं होती है, इसलिए 55 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे। आप यूट्यूब में और भी वीडियोस देखते होंगे, 1 घंटे के अंदर कोई 55 क्वेश्चन आपको कराता नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारी बातें होती हैं, इस वजह से उनको टाइम लगता है। और यहाँ पे केवल क्वेश्चन होते हैं और उनसे जुड़ी हुई बातें होती हैं, इसलिए जो है अधिक टाइम नहीं लगता है और मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके आपको 1 घंटे के अंदर मैं 55 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्लास आपके लिए इसलिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको बताना है ये जो वर्ड दिया गया है इसका सिमिलर इन मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है इसका। तो यहाँ पे दिए गए हैं अबेयंस। अबेयंस का मतलब क्या होता है? अबेयंस का मीनिंग होता है ठहराव या जो है प्रसुप्तावस्था, ठहराव या प्रसुप्तावस्था। अब यहाँ पे देखेंगे रिवाइवल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, रिवाइवल का मतलब होता है पुनः प्रवर्तन, पुनः प्रवर्तन। इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्क्रियता। और ऑपरेशन, ऑपरेट करना मतलब संचालित करना, ऑपरेशन मतलब संचालन। और यहाँ पे दिया गया है कॉन्टिन्यूएशन। कॉन्टिन्यूएशन मतलब जो लगातार हो, यानी कि सिलसिला। तो यहाँ पे जो है अब आप बता सकते हैं आराम से कि इसका सिनोनिम कौन हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर देगा, इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता और अभियंस मतलब ठहराव या प्रसुप्तावस्था। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपके सामने दिया गया है एक्सकोगिटेट। एक्सकोगिटेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपाय या आविष्कार। तो इसका जो है अब आराम से आप बता लेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल अब नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? संवाद, तो ये तो होगा नहीं। डाई मतलब मरना, ये भी नहीं होगा। इन्वेंट मतलब हो जाता है आविष्कार, और यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन्वेंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है मैसिव। इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो जब तक अगला इंस्ट्रक्शन नहीं आता है आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि सिमिलर। मैसिव का क्या होगा? मैसिव मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा, विशाल या बड़ा। तो यहाँ पे जो है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब भी होता है विशाल, तो यही जो है इसका हो जाएगा सिनोनिम, इनॉर्मस। इरोनियस का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, इरोनियस का मीनिंग होता है गलत। हजार्डियस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, हजार्डियस का मतलब होता है खतरनाक। और यहाँ पे दिया गया है पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है जोखिम। जोखिम या खतरनाक भी होता है। तो यहाँ पे फिलहाल आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर का इनॉर्मस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है कन्विक्शंस। कन्विक्शंस का क्या बताना है? सिमिलर यहाँ पे भी बताना है। कन्विक्शंस का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता। तो आइडियाज एंड ओपिनियंस मतलब विचार हो जाता है, विचार, तो ये तो होगा नहीं। फर्म बिलीव्स मतलब दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। और प्रेजुडाइसिस, प्रेजुडाइसिस का मीनिंग होता है पूर्वाग्रह, मतलब पहले से ही आपने एक विचारधारा बना ली है, तो उसको कहते हैं पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइसिस। बायसिस,
इसका भी मतलब पूर्वाग्रह या पक्षपात होता है, पक्षपात या पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे क्या इसका हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है। फर्म बिलीव्स, दृढ़ विश्वास या प्रतिबद्धता, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। तो कन्विक्शंस का क्या हो जाएगा? फर्म बिलीव्स। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया गया है टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? कायर होता है। और यहाँ पे सिमिलर बताना है इसका, तो क्या हो जाएगा? करेजियस, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा करेजियस मतलब साहसी। शाई मतलब होता है, शाई मतलब शर्मीला, शर्मीला। और क्लेवर मतलब क्या होता है? क्लेवर मतलब चालाक या होशियार। डल मतलब नीरस और भद्दा। तो ये सभी नहीं हो सकते हैं, नीरस या भद्दा, तो ये और ये नहीं हो सकता, न ही करेजियस हो सकता है, तो यानी कि साई। टिमिड का हो जाएगा सिनोनिम साई। शर्मीला और कायर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही होते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया होगा खाली स्थान के साथ, जिसमें आपको या तो एक वर्ड फिल करना होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स फिल करने होंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे, आई बॉट ए न्यू टीवी लास्ट मंथ, यानी कि मैंने एक नया टीवी लास्ट मंथ खरीदा, बट आई डैश माई ओल्ड टीवी येट, सो एट प्रेजेंट आई हैव 2 टीवीज। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? हैज़ नॉट सेल, हैव नॉट सोल्ड, हैव सोल्ड या एम सेलिंग। तो दोस्तों आई के साथ हैज़ तो आता ही नहीं है, तो हैज़ नहीं होगा। आई के साथ हैव आएगा, यहाँ पे हैव नॉट सोल्ड होगा या हैव सोल्ड या एम सेलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे येट लगा है। येट का प्रयोग जब होता है सेंटेंस में अभी तक के लिए, तो वहाँ पे वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और वो निगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आई हैव नॉट सोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आई हैव नॉट सोल्ड, यहाँ पे आई हैव नॉट सोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मैंने एक नया टीवी लास्ट मंथ खरीदा, बट आई हैव नॉट सोल्ड माई ओल्ड टीवी येट, लेकिन मैंने अभी तक पुराना टीवी अपना नहीं बेचा है। सो एट प्रेजेंट आई हैव 2 टीवीज, इसलिए प्रेजेंट में मेरे पास 2 टीवी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हैव नॉट सोल्ड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, वन शुड ग्रैपल डैश ऑल द डेंजर्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या फिल होगा? ऑन या विथ या ऑफ या फॉर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विथ, ग्रैपल विथ। ग्रैपल का मीनिंग होता है दोस्तों जूझना, और इसके साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन आती है, फिक्स प्रीपोजिशन आती है विथ। ठीक है, तो वन शुड ग्रैपल विथ ऑल डेंजर्स, यानी कि किसी व्यक्ति को सभी खतरों से जूझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विथ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन्स डैश पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे क्या होगा? हैव बिकम, बिकेम, आर बिकमिंग, आर बिकम। तो दोस्तों कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि सेंटेंस किस टेंस का है। जैसे यहाँ पे दिए गए इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो मोबाइल फोन यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए हैव बिकम हो जाएगा, ऑप्शन ए, हैव बिकम। मोबाइल फोन्स हैव बिकम पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि मोबाइल फोन्स पॉपुलर हो गए हैं इंडिया में पिछले 5 सालों में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड रमेश गॉन देयर, फिर डैश ही मेट हिज फादर। तो बताइए क्या फिल होगा यहाँ पे? देन, देन या व्हेन या फॉर। तो दोस्तों स्कार्सली या हार्डली के साथ प्रयोग किया जाता है व्हेन का, तो यहाँ पे जो है व्हेन हो जाएगा। स्कार्सली हैड रमेश गॉन देयर व्हेन ही मेट हिज फादर, शायद ही रमेश वहां गया था जब वो अपने पिताजी से मिला। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, व्हेन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीयूष प्लेस वॉलीबॉल डैश एन एक्सपीरियंस पर्सन। तो यहाँ पे क्या होगा? एज दो, एज इफ, एज ऑफ या एज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एज दो और एज इफ इनका प्रयोग किया जाता है मानों के लिए। पीयूष प्लेस वॉलीबॉल
पीयूष वॉलीबॉल खेलता है, मानो कि वो एक्सपीरियंस पर्सन हो, ऐसा अगर कहना हो तब जो है एज दो या एज इफ का प्रयोग करते हैं। एज ऑफ का प्रयोग किया जाता है डेट या टाइम दर्शाने के लिए, डेट या टाइम दर्शाने के लिए एज ऑफ का प्रयोग करते हैं। एज जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एज मतलब जैसे, पीयूष वॉलीबॉल खेलता है जैसे कि वो एक्सपीरियंस पर्सन हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों अब जो है आपको यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है। एग्रेंडाइज का, एग्रेंडाइज का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है शक्ति या पद का बढ़ाना, पद का बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अक्लेम, अक्लेम का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रशंसा, तो ये नहीं होगा। बूस्ट मतलब क्या होता है? बूस्ट मतलब होता है बढ़ावा। और यहाँ पे दिया गया है पार्ले, पार्ले का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाजी। और इसका मतलब क्या होता है? बी लिटिल, बी लिटिल का मतलब होता है कि महत्व घटाना, किसी चीज़ का महत्व घटाना। ठीक है, महत्व घटाना या जो है छोटा करना, छोटा करना या अपमान करना भी इसका मीनिंग हो सकता है, अपमान करना। तो यहाँ पे अपोजिट बताना था, एग्रेंडाइज मतलब शक्ति या पद का बढ़ाना, तो इसका अपोजिट यही हो जाएगा बी लिटिल मतलब कि महत्व घटाना या छोटा करना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू इसका भी आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो दोस्तों कॉन्स्ट्रू का मीनिंग होता है अनुवाद करना या अर्थ समझाना, अनुवाद करना या अर्थ समझाना, अर्थ समझाना। तो बताइए यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिड्यूस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है परिणाम निकालना, परिणाम निकालना। और एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना। तो ये सब तो लगभग सिनोनिम टाइप के हो जाएंगे इसके। इन्फर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इन्फर का मतलब होता है तर्क करना, तर्क, तर्क करना। और ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि अज्ञात या अस्पष्ट, अज्ञात या अस्पष्ट। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर यही हो सकता है, ऑब्सक्योर। कॉन्स्ट्रू मतलब अर्थ समझाना, तो जिसका अर्थ समझ में आए वही होगा कॉन्स्ट्रू। और ऑब्सक्योर मतलब अज्ञात या अस्पष्ट, जिसका अर्थ ना पता चले। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑब्सक्योर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको दिया गया है डोमिनेट। डोमिनेट का आपको बताना है अपोजिट। डोमिनेट का मीनिंग क्या होता है? हावी होना, किसी पर डोमिनेट करना या हावी होना एक ही चीज़ है, हावी होना। तो यहाँ पे जो है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सरेंडर। तो यही जो है इसका हो जाएगा सरेंडर, मतलब आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। तो दोस्तों यही जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे प्रीवेल की, प्रीवेल इसका मीनिंग होता है प्रचलित होना, प्रचलित होना या प्रबल होना भी इसका मीनिंग हो सकता है, या जीतना, प्रचलित होना या जीतना। डिक्टेट, डिक्टेटर मतलब क्या होता है? तानाशाह। और डिक्टेट मतलब, तानाशाह कौन होता है? जो हुक्म चलाता है। तो डिक्टेट मतलब हुक्म चलाना, हुक्म चलाना। कमांड मतलब आदेश हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो अब आपको जो सेंटेंस दिया गया होगा उसमें कुछ पार्ट ब्रैकेट में होगा, और ब्रैकेट में जो पार्ट है उसमें कुछ एरर भी हो सकता है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन में से देखना है कौन सा पार्ट, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। जैसे यहाँ पे दिया गया वेदर इट वर बैलेंसिंग द बजट और द डे टू डे मेन्यू ग्रैंडमा वाज एक्सपर्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सेंटेंस पढ़ने से
वेदर इट वर, यहाँ पे इट वर आ गया, इट जो है सिंगुलर है, इसके साथ वर नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्या हो सकता है। और आगे अगर देखेंगे तो वेदर इट द बजट और डे टू डे मेनू ग्रैंड माँ वाज एक्सपर्ट, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे जो है हैज बैलेंसिंग तो होगा नहीं, ठीक है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बैलेंसिंग तो आएगा नहीं, और पास्ट टेंस में है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वर्ब नहीं होगा यहाँ पे, वाज बैलेंसिंग आ जाएगा, ठीक है। वेदर इट वाज बैलेंसिंग द बजट और द डे टू डे मेनू, यानी कि चाहे बजट को बैलेंस करना हो या फिर डे टू डे मेनू को बैलेंस करना हो। ग्रैंड माँ वाज द एक्सपर्ट, जो ग्रैंड माँ थी वो एक्सपर्ट थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, वाज बैलेंसिंग। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द प्रोसेस ऑफ डी कॉलोनाइजेशन हु स्टार्टेड फ्रॉम आवर ओन इंडिपेंडेंस एरा रिमेन्स अनफिनिश्ड इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 डिकेड्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या फिल होगा, द प्रोसेस ऑफ डी कॉलोनाइजेशन, इसके लिए लगा है हु, क्या यहाँ पे हु सही है। तो दोस्तों हु जो है व्यक्तियों के लिए लगता है, यहाँ पे डी कॉलोनाइजेशन कोई व्यक्ति नहीं है, कॉलोनाइजेशन मतलब उपनिवेशवाद, डी कॉलोनाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा, उपनिवेशवाद का अंत, तो इसके लिए यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे होम भी नहीं आ सकता है, होम भी व्यक्तियों के लिए आता है। दैट स्टार्टेड फ्रॉम या दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये दोनों हो सकता है। नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे गलत है, तो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे आगे, अगर आवर इंडिपेंडेंस एरा रिमेन्स अनफिनिश्ड इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 डिकेड्स, सेंटेंस आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे दैट स्टार्टेड फ्रॉम होगा, ऑप्शन बी, ये भी नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ डी कॉलोनाइजेशन दैट स्टार्टेड फ्रॉम आवर ओन इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि जो डी कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस है जो कि स्टार्ट हुई थी हमारे अपने इंडिपेंडेंस एरा के समय, मतलब इंडिपेंडेंस काल के समय, रिमेन्स अनफिनिश्ड इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 डिकेड्स, 7 दशकों के कंप्लीशन के बाद भी अभी अनफिनिश्ड बची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दैट स्टार्टेड फ्रॉम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है 50 चाइनीज कपल्स वर मैरिड एट ए सेरेमनी इन कोलंबो टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेट रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में पार्ट है डिप्लोमेट रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, क्या ये यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमेट नहीं होगा, डिप्लोमेट नाउन है, तो यहाँ पे जो है डिप्लोमेट नहीं आएगा बल्कि एक एडजेक्टिव आएगा, डिप्लोमेटिक यहाँ पे हो सकता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन, और यहाँ पे बिटवीन होगा, जैसे यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एमंग दिया गया है तो एमंग नहीं होगा, दो चीज़ों के बीच में अगर कोई बात है तो वहाँ पे बिटवीन होता है, तो रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, तो इसके लिए जो है बिटवीन आएगा ना कि एमंग। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, यहाँ पे बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे डिप्लोमेसी दिया गया है तो ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ ऑल ऑफ अस हैड बीन फिलोसॉफिकल थिंकर्स वी वुड नॉट हैव बीन डिसीव्ड बाय स्कीमिंग पॉलिटिशियंस ऑल दीज ईयर्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हैड बीन दिया गया है, क्या यहाँ पे जो है कुछ एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इफ ऑल ऑफ अस हैड बीन फिलोसॉफिकल थिंकर्स, यानी कि अगर हम फिलोसॉफिकल थिंकर्स यानी दार्शनिक विचारों वाले होते, तो दोस्तों जब भी ऐसा दिया गया हो सेंटेंस में कि अगर हम ऐसा होते तो ऐसा जो है हो जाता, तो वहाँ पे जो है पहले पार्ट में हैड बीन आता है, दूसरे पार्ट में वुड हैव बीन, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा। तो इफ़ ऑल ऑफ अस हैड बीन फिलोसॉफिकल थिंकर्स, यानी कि अगर हम लोग फिलोसॉफिकल थिंकर्स होते, दार्शनिक विचारों वाले होते, वी वुड नॉट हैव बीन डिसीव्ड, हम जो है धोखा नहीं खाते बाई स्कीमिंग पॉलिटिशियंस, स्कीमिंग मतलब षड्यंत्रकारी पॉलिटिशियंस से धोखा नहीं खाते ऑल दीज ईयर्स, इन सालों में। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है हैड बीन, तो नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोर्टर्स ऑफ द लीडिंग पावर डॉक्ट्रिन ऑफन आर्ग्यू राइटली दैट इंडिया मस्ट बी मोर फोर्थराइट एंड आर्टिकुलेट इन एक्सप्रेशन इट्स पोजीशन ऑन इशूज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन दिया गया है ब्रैकेट में, तो क्या ये यहाँ पे सही है या इसकी जगह कुछ और होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सपोर्टर्स ऑफ द लीडिंग पावर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत,
लीडिंग पावर सिद्धांत के जो समर्थक हैं ऑफन आर्ग्यू, अक्सर जो है आर्ग्यू करते हैं यानी कि तर्क करते हैं, राइटली मतलब ठीक है, दैट इंडिया मस्ट बी मोर फोर्थ राइट, कि इंडिया को जो है और ज़्यादा फोर्थ राइट मतलब निष्कपट होना चाहिए, एंड आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट होना चाहिए, इन एक्सप्रेसिंग यहाँ पे होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है उसकी जीरन फॉर्म आती है यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर, एक्सप्रेसिंग इट्स पोजीशन ऑन इश्यूज, मतलब कि अपनी स्थिति को मुद्दों पर दिखाने के लिए और ज़्यादा स्पष्ट और क्या होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर, एक्सप्रेसिंग। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम और फ्रेज। तो अब जो है क्वेश्चन में आपको ईडियम या फ्रेज दिया गया होगा, उसका सही मीनिंग आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है इन वोग्यू। इन वोग्यू का मतलब होता है प्रचलन में होना, प्रचलन में होना। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डेंजर मतलब खतरनाक, खतरनाक, बोस्टफुल, तो बोस्टफुल मतलब जो बहुत ज़्यादा डींगे हाँकता हो उसको कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बोस्टफुल। एम्बिशियस मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। और पॉपुलर मतलब क्या होता है, पॉपुलर मतलब भी जो प्रचलन में होता है, लोकप्रिय कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन डी, पॉपुलर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टू हैमर आउट। टू हैमर आउट मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है किसी योजना या विचार को डिस्कस करना, किसी योजना या विचार को डिस्कस करना, विचार को डिस्कस करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू रेज अलार्म, तो ये नहीं होगा, टू रेज अलार्म नहीं होगा। टू प्लान, टू प्लान मतलब प्लान करना, योजना बनाना। और इसके अलावा क्या दिए गए हैं, टू टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना, ये भी नहीं होगा। टू बी टायर्ड ऑफ, किसी चीज़ से थक जाना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टू प्लान, योजना बनाना। तो योजना बनाते हैं उसमें भी हम जो है किसी विचार को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू प्लान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्राई डाउन। क्राई डाउन का मतलब क्या होता है, क्राई डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, या जो है निंदा करना, किसी की निंदा करना। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है टू डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट मतलब जो है कीमत कम करना होता है, किसी चीज़ की कीमत कम करना, या नीचा दिखाना भी जो है इसका मीनिंग होता है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, टू डेप्रिसिएट। बाकी इसके अलावा जीलसी मतलब ईर्ष्या होता है, ये नहीं होगा। स्पेंडिंग डिलीजेंटली, डिलीजेंटली मतलब लगन से, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, ये भी नहीं होगा। थिंक क्रिएटिवली, तो क्रिएटिव तरीके से सोचना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, टू डेप्रिसिएट। फिर दोस्तों अगला है, ए रेड लेटर डे। तो दोस्तों ये जो ईडियम है इसका मीनिंग आपको बताना है। इसका मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। तो बताइए ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ट्रिवियल डे का मतलब होता है, ट्रिवियल डे मतलब तुच्छ दिन, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया गया है, ए वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मतलब भी इंपॉर्टेंट ही होता है, तो यही जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है द फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्राइड ग्रूम इज। यहाँ पे ब्राइड ग्रूम का फेमिनिन जेंडर आपको बताना है। ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है, दूल्हा, तो ये जो है बिल्कुल आसान सा हो जाएगा, दूल्हा। इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, दुल्हन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ब्राइड मीन्स क्या होता है, दुल्हन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स और सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको अब वर्ड्स दिए गए होंगे या सेंटेंस दिया गया होगा, उसके लिए एक वर्ड आपको बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। दिया गया है रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी। रिड्यूस मतलब कम करना, डिक्रीज मतलब भी कम करना या घटाना, स्पीड यानी चाल,
या इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, किसी चीज़ की तीव्रता को कम करना या घटाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी करना, तो ये तो होगा नहीं। स्लैकन, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्लैकन मतलब क्या होता है, स्लैकन मतलब होता है धीमा पड़ना, धीमा पड़ना या सुस्त होना। इम्पेल का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इम्पेल का मतलब होता है प्रेरित करना, और स्पर का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों स्पर मतलब होता है प्रेरणा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्लैकन मतलब क्या होता है, धीमा पड़ना या सुस्त होना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्ट समवन एट ए टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे इसके लिए एक वर्ड क्या होगा, कंफर्ट समवन मतलब किसी को कंफर्ट में लाना, एट ए टाइम ऑफ ग्रीफ दुख के समय या निराशा के समय। तो बताइए क्या होगा, अराउज मतलब उत्तेजित करना, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे दिया गया है पिक्यू, पिक्यू का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है मन मुटाव, ये भी नहीं होगा। फ्लस्टर मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों फ्लस्टर का मीनिंग होता है हलचल या घबराहट, ये भी नहीं होगा, हलचल या घबराहट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कंसोल मतलब क्या होता है, सांत्वना देना, सांत्वना देना, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी की दुख या निराशा के समय उसको कंफर्ट में लाने की कोशिश करना, उसको कहते हैं कंसोल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है PQRS करके सेंटेंस के कुछ पार्ट दिए गए हैं और इनका सही सीक्वेंस आपको बताना है। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी। तो पहले जो है इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है हमें पता चलेगा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। दिया गया दे कुड नाउ मेंटेन ए लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि वे अब मेंटेन कर सकते थे एक लार्ज आर्मी, एक बड़ी सी सेना, एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट की कॉस्ट पर, इंडियन राज्यों की कॉस्ट पर। तो यहाँ पे अब अगला है इफ़ एनी वार अकर्ड इन द टेरिटरीज, यानी कि राज्यों में अगर कोई वार होता तो, आइदर ऑफ ब्रिटिश एलाई और ऑफ द ब्रिटिशर्स, या तो ब्रिटिश एलाई मतलब ब्रिटिश सहयोगियों से, या फिर जो है ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों से। दिस इनेबल्ड देम टू फाइट वार्स फॉर अवे फ्रॉम देयर ओन टेरिटरीज, इसने जो है उनको इनेबल कर दिया मतलब सक्षम बना दिया, टू फाइट वार्स युद्ध लड़ने में, फॉर अवे फ्रॉम देयर ओन टेरिटरीज अपने खुद के राज्यों से दूर, इसने जो है उनको अपने खुद के राज्यों से दूर लड़ने में सक्षम बना दिया। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम ले सकते हैं पी को, दे कुड नाउ मेंटेन ए लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि वह जो है अब मेंटेन कर सकते थे एक लार्ज आर्मी को इंडियन स्टेट की कॉस्ट पर। फिर इसके बाद हम ले सकते हैं एस को, पी के बाद एस, दिस इनेबल देम टू फाइट वार्स फॉर अवे फ्रॉम देयर ओन टेरिटरीज, इसने जो है इस चीज़ ने मतलब जो वो लार्ज आर्मी मेंटेन कर सकते थे, इस चीज़ ने उनको सक्षम बना दिया युद्ध लड़ने में अपने ही टेरिटरी से दूर, ठीक है, अपनी खुद की टेरिटरी से दूर लड़ाई करने में सक्षम बना दिया। तो इसके बाद एस ले सकते हैं। फिर जो है इसके बाद हम ले सकते हैं क्यू, इफ़ एनी वार अकर्ड इन द टेरिटरीज, अगर जो है कोई वार होता टेरिटरीज में, इन द टेरिटरीज मतलब राज्यों में होता, आइदर ऑफ ब्रिटिश एलाई और द ब्रिटिशर्स, या तो ब्रिटिश एलाई से मतलब कि ब्रिटिश सहयोगियों से, या फिर ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों से। तो यहाँ पे पी एस क्यू उसके बाद आर, ये जो है सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, पी एस क्यू आर, ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें से बताना है कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। रिलेटिव प्रोनाउन इनको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम, जो संबंध दर्शाते हैं, संबंध सूचक सर्वनाम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन हो सकता है, आई, दैट, अवर, हिज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है एक तो हु होता है, हु जो कि यूज होता है पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए हु यूज करते हैं हम, और विच ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग होता है केवल जो है वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए, मतलब वस्तुओं के लिए, थिंग्स या ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। और दैट, दैट का प्रयोग होता है, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग जो है
सभी के लिए हो सकता है, पर्सन्स के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी। तो ऑल के लिए जो है इसका यूज हो जाता है। तो यहाँ पे दैट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो है वर्ड दिया गया है इनंडेट, इसमें से कौन सा ऑप्शन है सही जिसकी स्पेलिंग जो है सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इनंडेट। इनंडेट का मतलब क्या होता है, पाट देना। जैसे कोई गड्ढा वगैरह होता है उसको पाट देते हैं, तो पाट देना जो है यहाँ पे इसका मीनिंग होता है इनंडेट का, और ये जो है इसकी सही स्पेलिंग हो जाती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ भी स्पेलिंग सही देखना है किसकी है। यहाँ पे वर्ड जो दिया गया है वो है फैरो, फैरो पढ़ते हैं इसको, और यहाँ पे भी पहला ऑप्शन सही होगा फैरो। फैरो जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फैरो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों प्राचीन मिस्र का एक राजा, जिसको हिंदी में जो है फ़ैरोन के नाम से जाना जाता है, फ़ैरोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राचीन मिस्र का एक राजा की पदवी होती थी जिसको फ़ैरो कहते थे। ठीक है, प्राचीन मिस्र का राजा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको सेंटेंस के पार्ट्स हैं जिनको अरेंज करना है फिर से, ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। दिया गया एन इन्फ्रेंस इज, ये तो अपनी जगह पे रहेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू आर में से एन इन्फ्रेंस मतलब होता है अनुमान, एक अनुमान होता है। क्या होता है, द डायरेक्ट लॉजिकल वन। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, और लॉजिकल, अनुमान प्रत्यक्ष और लॉजिकल नहीं होता, तो ये जो है इसके बाद नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो है क्या आ सकता है, तो इसके बाद हम ले सकते हैं द लाइकली और प्रोबेबल। द लाइकली और प्रोबेबल मतलब कि संभावित, जो अनुमान होता है वो संभावित होता है। संभावित क्या होता है, आगे इसको ले सकते हैं आर को, तो क्यू ले लिया हमने। फिर जो है उसके बाद आर को ले सकते हैं कंक्लूजन रेदर देन। अनुमान जो होता है वो संभावित कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होता है, रेदर देन द डायरेक्ट लॉजिकल वन। किसकी बजाय, रेदर देन मतलब बजाय, किसकी बजाय, डायरेक्ट और लॉजिकल वन की बजाय, मतलब प्रत्यक्ष और लॉजिकल वन की बजाय जो अनुमान होता है वो क्या होता है, संभावित निष्कर्ष होता है। तो यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले हमने लिया क्यू, फिर जो है आर, फिर पी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो दोस्तों अब आपको जो है सेंटेंस दिए गए होंगे वो जो है एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में होंगे। अगर एक्टिव में होगा तो उसका पैसिव बताना है, और पैसिव में होगा तो उसका एक्टिव बताना है। दिया गया है सी फाउंड हिम लाइंग ऑन द रोड, उसने पाया उसे लाइंग ऑन द रोड, रोड पर लेटे हुए। तो ये जो है एक्टिव में है, इसका पैसिव आपको बताना है। सबसे पहले क्या देखना है, टेंस, कौन सा टेंस है, सी फाउंड हिम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो है बाद में चला जाता है, बाई, उसके बाद जो है सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सी फाउंड, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो ही, ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में ही बन के, तो ही, और उसके बाद जो है वाज, इसमें इज है इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी फाइंड हिम, ये गलत हो जाएगा दोनों। तो इस तरह से आसानी से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बिल्कुल आसानी से आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ही वॉज फाउंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ही वॉज फाउंड लाइंग ऑन द रोड बाई हर। यहाँ पे ये आगे होना चाहिए था, नहीं दिया गया है क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही जो है ये अंडरस्टूड है, या हम कह सकते हैं सी जो सब्जेक्ट है ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे आगे लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों दिया गया है फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव बीन ट्रांसफॉर्म एज पर डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो अब जो सेंटेंस दिया गया होगा वो ट्रांसफॉर्म किया गया होगा जो ब्रैकेट में डायरेक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो सही आपको सेंटेंस चुनना है ब्रैकेट के अनुसार, कौन सा सही आंसर होगा। हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट, उसकी शांति सिद्ध करती है उसका गिल्ट मतलब अपराध। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा, ऑप्शन में से बताना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड होता है। इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो कह सकते हैं मिश्रित वाक्य। तो इसमें एक क्लॉज जो है दूसरे पे डिपेंड होता है।
तो दिया गया है द फैक्ट दैट हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट। द फैक्ट दैट, फैक्ट ये है कि हिज साइलेंस, उसकी जो शांति है, प्रूव करती है उसका गिल्ट। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द फैक्ट दैट ये जो है एक क्लॉज हो जाएगा और दूसरा क्लॉज हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट। तो एक जो पहला फैक्ट है, सॉरी पहला जो क्लॉज है वो डिपेंड है दूसरे वाले क्लॉज पर, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया गया है द फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बदल दिया गया, हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट, इसको दे दिया गया ही साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और सी में दिया गया है दैट इज साइलेंट प्रूव हिज गिल्ट, तो ये तो सेंटेंस ही गलत है, दैट इज साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट, नन ऑफ द अबव, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है आई नो दैट ही इज इनोसेंट, मैं जानता हूँ कि वो निर्दोष है। इसका जो है कंपाउंड सेंटेंस आपको बताना है ऑप्शन में से। तो दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें दो क्लॉज होते हैं और दोनों जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों क्लॉज होते हैं वो एक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, और वो कंजंक्शन जो है ज़्यादातर होते हैं, उसकी ट्रिक होती है फैन बॉयज़, या तो फॉर से जुड़े होंगे या ए से जो है हो जाता है एंड, फॉर एंड, नॉर या बट, ओ से हो जाएगा और, वाई से हो जाएगा येट, और एस से हो जाएगा सो। फॉर एंड नॉर बट येट और सो, इन कंजक्शंस के साथ जो है वो जुड़े होंगे। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है आई नो इट दैट ही इज इनोसेंट, तो ये तो जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, आई नो इट मैं जानता हूँ कि, तो इसमें जो है एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये नहीं होगा। ही इज इनोसेंट आई नो इट, तो ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन नहीं आया है। और फिर सी ऑप्शन दिया गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ही इज इनोसेंट एंड आई नो इट, वो निर्दोष है और ये मैं जानता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंड आ गया। तो फॉर एंड नॉर बट येट और सो, ये सब जो कंजंक्शन अगर आपको सेंटेंस में दिखने को मिल जाए तो वो जो है कंपाउंड सेंटेंस होता है ज़्यादातर, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन जो है ये ट्रिक है फैन बॉयज़, तो ज़्यादातर यही कंजंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब आपको सेंटेंस या तो डायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में दिए गए होंगे, और डायरेक्ट में है तो उनका इनडायरेक्ट बनाना है, और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट। दिया गया ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले इन डार्क, उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें ऑफन मतलब अक्सर बताया है, यू नॉट टू प्ले इन डार्क मतलब तुम अंधेरे में मत खेला करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि आई हैव ऑफन टोल्ड यू, मैंने तुम्हें अक्सर बताया है, तो यहाँ पे वो याद दिला रही है, तो यहाँ पे जो है जो रिपोर्टेड स्पीच है सैड टू, ये जो है चेंज हो जाएगी रिमाइंडेड में, ठीक है। तो ही सैड टू यहाँ पे दिया गया है ही सैड टू हिम, ये नहीं होगा, ही रिमाइंडेड मी, ही सैड टू का बन जाएगा रिमाइंडेड, और फिर जो है आगे आ जाएगा मी, और फिर जो है दैट लग जाएगा, और फिर आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आ जाएगा ही। और हैव रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगी, तो हैड ऑफन यहाँ पे आ गया, टोल्ड, और यू का बन जाएगा यू, सेकेंड पर्सन है, चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये जो है मी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे मी आ जाएगा, मी नॉट टू प्ले इन डार्क, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द वॉचमैन सेड थीप थीप कैच हिम, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन है, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, और इसके सेंस के अनुसार यहाँ पे साउटेड आ जाएगा, सभी में दिए गए हैं द वॉचमैन साउटेड, और यहाँ पे आगे जो है ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, साउटेड टू द क्राउड सब में दिया गया है, तो यहाँ तक जो है सब में सही है। और फिर जो है जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको जोड़ेंगे टू लगा करके, तो यहाँ पे टू कैच द थीप, यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे टू नहीं आया, ना यहाँ पे और ना ही यहाँ पे, तो इस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करके आप जो है सही आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव ऑफन टोल्ड यू
नॉट टू प्ले इन डार्क। तो ये जो है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इसका आंसर मैंने क्या बताया था, रिमाइंडेड वाला। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले इन डार्क। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है रीअरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं PQRS, इनको सही से अरेंज करना है फिर से, ताकि जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। दिया गया है एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट स्पोर्ट्स एंड गेम मीन ओनली द फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। तो यहाँ पे जो है क्या दिया गया है, सभी लोग समझते हैं कि स्पोर्ट और गेम का मतलब होता है कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस। अगला दिया गया है बोथ शुड बी गिवन इक्वल प्रियोरिटी इन द स्कूल एंड कॉलेजेस टू गो अहेड एंड मेक द ब्राइट करियर ऑफ द स्टूडेंट। बोथ शुड बी इक्वल प्रियोरिटी, सबको जो है दोनों को क्या किया जाना चाहिए, इक्वल प्रियोरिटी देनी चाहिए स्कूल और कॉलेजेस में, टू गो अहेड आगे जाने के लिए, एंड मेक द ब्राइट करियर ऑफ द स्टूडेंट और स्टूडेंट के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हाउएवर इट हैज़ मेनी हिडन बेनिफिट्स एज वेल, हालांकि इसके जो है बहुत सारे छुपे हुए बेनिफिट्स भी होते हैं। स्पोर्ट्स एंड गुड एजुकेशन बोथ टुगेदर बिकम द वे टू अचीव सक्सेस इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड। स्पोर्ट, खेल और जो अच्छी शिक्षा है, दोनों साथ में होते हैं। क्या होते हैं, द वे टू अचीव सक्सेस, सक्सेस को अचीव करने के लिए मार्ग होते हैं, रास्ता होते हैं, इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के जीवन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सही सीक्वेंस क्या हो सकता है, सबसे पहले हम ले सकते हैं पी को। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट स्पोर्ट एंड गेम मीन ओनली द फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, यानी सभी लोग समझते हैं कि स्पोर्ट और गेम का मतलब केवल होता है फिजिकल और मेंटल फिटनेस। उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे आर को, हालांकि इट हैज़ मेनी हिडन बेनिफिट्स एज वेल, हालांकि इसके जो है बहुत सारे छुपे हुए बेनिफिट भी होते हैं। ठीक है, तो पी के बाद जो है हमने ले लिया आर को। इसके बाद हम ले सकते हैं एस को, स्पोर्ट एंड गुड एजुकेशन बोथ टुगेदर बिकम द वे टू अचीव सक्सेस इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड। स्पोर्ट और अच्छी शिक्षा दोनों जो है होते हैं, क्या होते हैं, वे टू अचीव सक्सेस, रास्ता होते हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए एक बच्चे के जीवन में। ठीक है, तो इसके बाद एस को ले लेंगे। फिर जो है इसके बाद ले सकते हैं हम क्यू को, बोथ शुड बी गिवन इक्वल प्रियोरिटी, दोनों को समान प्राथमिकता देनी चाहिए इन द स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस में आगे जाने के लिए, एंड मेक द ब्राइट करियर ऑफ द स्टूडेंट, और बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे PRSQ, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो है क्वेश्चन आ गया आपके पास क्लोज टेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पैराग्राफ में कुछ स्पेस यहाँ पे खाली है, जिनकी जगह पे आपको सही ऑप्शन फिल करना है। दिया गया विदाउट हैबिट पर्सनालिटी कुड नॉट एग्जिस्ट, फॉर वी कुड नेवर डू इट थिंक ट्वाइस अलाइक, एंड फिर जो है डैश दिया गया है। तो इसके लिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, उसमें ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको फिल करना है। एक ही पेज में नहीं आ सकता था क्वेश्चन और ये पैराग्राफ, तो इसलिए जो है अलग अलग करना पड़ा, इस वजह से काफ़ी दिक्कत होगी आपको। ठीक है, फिर भी जो है करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, विदाउट हैबिट, बिना आदत के, पर्सनालिटी कुड नॉट एग्जिस्ट, पर्सनालिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। फॉर वी कुड नेवर डू ए थिंग ट्वाइस अलाइक, क्योंकि हम जो है नहीं कर सकते थे कोई चीज़ दोबारा एक ही तरह से। ठीक है, और फिर एंड के बाद आपको फिल करना है क्या होगा। तो इसके लिए कोई रूल नहीं होता है, आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे हो सकता है। कभी कभी आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे एडजेक्टिव हो सकता है, या नाउन हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। तो एंड के बाद यहाँ पे क्या होगा, तो जो है अब क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है ट्वाइस अलाइक एंड, फिर ऑप्शन है हेंस, इफ, बट, आल्सो। एंड यहाँ पे हेंस ले सकते हैं, यह हेंस मतलब इसलिए, और इसलिए वुड बी ए न्यू पर्सन, इसलिए नया व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेंस हो जाएगा। तो अब जो है पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए इस तरह कितनी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हेंस हो जाएगा, एंड हेंस वुड बी ए न्यू पर्सन ईच सक्सीडिंग मोमेंट, और इस तरह से एक नए व्यक्ति बन जाते हैं हर सक्सीडिंग मोमेंट, यानी कि हर बीतने वाले क्षण के साथ। द एक्ट्स विच गिव अस आवर ओन पेक्यूलियर, फिर डैश आर आवर हैबिचुअल एक्ट्स
द लिटिल थिंग्स दैट डू देमसेल्व्स मोमेंट बाई मोमेंट विदाउट केयर और अटेंशन। तो यहाँ पे जो है अब क्या होगा पिक्यूलियर के बाद द एक्ट्स, मतलब कि जो एक्ट्स जो कार्य करते हैं, विच गिव अस आवर ओन पिक्यूलियर, जो हमें देते हैं हमारी अपनी, पिक्यूलियर मतलब विशिष्ट। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में से देखना है क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअलिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम ले सकते हैं, इंडिविजुअलिटी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो पैराग्राफ पे फिर से हमें चलना पड़ेगा, इस तरह काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे पिक्यूलियर के बाद जो है क्या लिया था हमने, इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो द एक्ट्स विच गिव अस आवर ओन पेक्यूलियर इंडिविजुअलिटी, यानी कि जो कार्य होते हैं जो कि हमें देते हैं हमारी अपनी विशिष्ट इंडिविजुअलिटी, मतलब व्यक्तित्व, जो हमें हमारा विशिष्ट व्यक्तित्व देते हैं। आर होते हैं, क्या होते हैं, आवर हैबिचुअल एक्ट्स, जो हमारे हैबिचुअल एक्ट्स होते हैं, यानी आदतन जो कार्य हम करते हैं वो होते हैं। द लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें, दैट डू देमसेल्व मोमेंट बाई मोमेंट, जो हम करते हैं मोमेंट बाई मोमेंट, अपने आप करते हैं वो, विदाउट केयर और अटेंशन, बिना किसी परवाह के या सावधानी के, एंड आर द ट्रूएस्ट एंड बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ आवर रियल सेल्फ्स, और ये क्या होते हैं, ये ट्रूएस्ट मतलब सच्चे और बेस्ट एक्सप्रेशन होते हैं ऑफ आवर रियल सेल्फ्स, हमारे खुद के अपने। फिर आगे दिए गए हैं प्रोबेबली, फिर डैश, वन ऑफ अस कुड बी वेरी श्योर विच चार्म ही पुट्स। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा, ऑप्शंस में देखते हैं। प्रोबेबली यहाँ पे डैश है, नेगेटिव, नेवर, नो या नॉर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि प्रोबेबली यहाँ पे नेगेटिव वन कोई सेंस नहीं बनेगा, नेवर वन नहीं बनेगा, नॉर वन नहीं बनेगा, नो जो है यहाँ पे हो जाएगा नो वन ऑफ अस, नो वन ऑफ अस कुड। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैराग्राफ में चलेंगे, आगे जो है देखेंगे क्या जो है मीनिंग निकल रहा है। प्रोबेबली यहाँ पे नो हमने फिल किया था, प्रोबेबली नो वन ऑफ अस कुड बी वेरी श्योर, यानी कि शायद हम में से कोई भी बहुत श्योर नहीं हो सकता। विच आर्म ही पुट्स, फिर डैश दिया गया है, द स्लीव। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आगे अगर पढ़ेंगे, और विच ही पुट्स इनटू द शू, तो आगे जो है यहाँ पे पुट्स के बाद इनटू आया है, इनटू द शू। तो यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है ही पुट्स इनटू आ जाएगा, इनटू द स्लीव, यहाँ पे बिना ऑप्शन देखे ही हमें समझ में आ रहा है। मीनिंग क्या होगा, वन ऑफ अस कुड बी वेरी श्योर, यानी कि हम में से कोई बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकता है, निश्चित नहीं हो सकता। विच आर्म ही पुट्स इनटू द स्लीव, कि वो कौन सा आर्म, कौन सी अपनी भुजा वो किस स्लीव में डालता है, स्लीव मतलब जो आस्तीन होती है। और विच फुट, या कौन सा पैर ही पुट्स इनटू द शू, कौन से जूते में कौन सा पैर डालता है, फर्स्ट मतलब पहले। तो हम में से कोई बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकता है कि वो कौन सा पैर अपना पहले डालता है जूते में, या कौन सी भुजा अपनी डालता है स्लीव में। एंड येट ईच ऑफ अस, और फिर भी हम में से सभी, यहाँ पे डैश दिया गया है। तो आगे जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पहले वाला था, विच आर्म ही पुट्स इनटू, यहाँ पे ऑप्शन में दिया भी गया है, इनटू हमने फिल किया था, जो कि बिना ऑप्शन देखे फिल किया था। और इसके बाद जो है अगला है एंड येट, इसको जो है डिलीट कर देते हैं। एंड येट ईच ऑफ अस डैश फॉर्म द हैबिट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ईच ऑफ अस, यहाँ पे सर्टेन दिया गया है, सर्टेनिटी दिया गया है, सर्टेनली, बी सर्टेन। तो यहाँ पे सर्टेनली ये एडवर्ब है, और ये जो है यहाँ पे फिल हो सकता है, जिससे जो है सेंटेंस का सही मीनिंग निकल जाएगा। सर्टेनली सही सेंस जो है इसको फिल करने से बन जाएगा। एंड येट ईच ऑफ अस सर्टेनली फॉर्म द हैबिट, और फिर भी जो है हम में से सभी सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से फॉर्म्ड द हैबिट, हैबिट बना लिए हैं। देखिए आगे जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे तो मीनिंग जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने क्या फिल किया था, सर्टेनली। एंड ईच ऑफ अस सर्टेनली फॉर्म द हैबिट, और फिर भी हम में से सभी ने आदतें बना ली है निश्चित रूप से,
लॉन्ग एगो ऑफ डूइंग दीज थिंग्स इन ए सर्टेन वे, बहुत पहले से, ऑफ डूइंग दीज थिंग, इन चीज़ों को करके, इन ए सर्टेन वे, एक निश्चित तरीके से, यानी कि फिर भी हम लोगों ने एक निश्चित रूप से आदत बना ली है बहुत पहले ही इन चीज़ों को एक निश्चित तरीके से करके। ठीक है, ये जो है इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इसके लिए जो है प्रैक्टिस ही मायने रखती है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना जो है आपका सही होगा। फिर दोस्तों इसके बाद जो है अब क्वेश्चन जो है इसके अलावा देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इस तरह जो है काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि एक पेज में पैराग्राफ है, फिर जो है क्वेश्चन अलग अलग पेज में है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। दिया गया है लाइक ए पेशेंट एथराइज्ड अपॉन ए टेबल। लाइक ए पेशेंट एथराइज्ड मतलब बैठा हुआ हो, जैसे कि कोई पेशेंट बैठा हुआ टेबल पर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लाइक या एज जैसे वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पे सिमिली होता है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, और लाइक या एज जैसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे सिमिली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। इसमें से बताना है कौन सा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई। तो दोस्तों मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में मान लीजिए एक चीज़ है ए और दूसरी है बी, या दो प्राणी हैं ए और बी, ए की क्वालिटी बी से मैच करती है तो ए को डायरेक्ट बी बोल दिया जाता है, इसमें एज या लाइक जैसे वर्ड नहीं आते। ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई। तो मेरा जो दिल है वो उछलता है व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ एक रेनबो को स्काई में। तो यहाँ पे ये जो है नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर। तो बिटर स्वीट मेमोरीज यानी कि जो मीठी और कड़वी यादें होती हैं बचपन की, वो होती हैं सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इन दोनों की क्वालिटी, जो सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर, दोनों की क्वालिटी मैच करनी चाहिए, कोई ना कोई बात उसमें मैच करना चाहिए, तभी जो है वहाँ पे मेटाफर होगा। बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी कि जो बचपन की खट्टी मीठी यादें होती हैं, सॉरी कड़वी और मीठी यादें होती हैं, वो सोर्स ऑफ प्लेजर। तो इन दोनों में कोई मैच है नहीं, इनको डायरेक्ट ऐसे बोल दिया गया है, लेकिन दोनों की क्वालिटी कुछ मैच करनी चाहिए तभी वहाँ मेटाफर होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्रीज। दोस्ती क्या होती है, एक शेल्टरिंग ट्रीज यानी शरण देने वाला पेड़ होती है। तो दोस्ती और शरण देने वाला पेड़ में जो है क्वालिटी जो है मैच करती है। जैसे दोस्ती आपको जो है सहारा देती है, उसी तरह से शेल्टरिंग ट्रीज भी आपको सहारा दे सकते हैं। आप मान लीजिए धूप में जा रहे हैं तो वो आपको शरण देती है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है मेटाफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ही इज ए बिग डंकी। तो यहाँ पे ये इंसान है और ये बिग डंकी, इसमें जो है कोई क्वालिटी मैच नहीं कर रही, बस ऐसे बोल दिया गया कि वो बड़ा गधा है। तो यहाँ पे दोनों की क्वालिटीज़ मैच नहीं कर रही, तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे जो है सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। दिया गया है द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग। कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट ओंट कीप अवेक। ओंट जो है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। इट विल नॉट कीप अवेक, ये जो है आपको अवेक मतलब जागता हुआ नहीं रखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, और टू का जो पेयर बनता है वो टू के साथ बनता है, टू स्ट्रॉन्ग। सो एज टू कीप, यहाँ सो एज करके आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा, सो एज टू नहीं आएगा। द कॉफ़ी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो इट ओंट कीप, तो यहाँ पे सो आ गया इसलिए ये नहीं सही होगा। सी ऑप्शन है द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप, तो ये भी गलत हो जाएगा, एंड यहाँ पे नहीं होगा। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। ठीक है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग यानी कॉफ़ी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है टू कीप अस अवेक। कॉफ़ी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको जागृत रख सके, जागता हुआ रख सके। तो टू जो है यहाँ पे टी डबल ओ, इसका जो पेयर बनता है वो टी ओ, टू के साथ बनता है। तो ये याद रखेंगे, तो इस तरह से ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो अब आपको जो है सेंटेंस में एरर बताना है। दिया गया है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है।
अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे जो है सी होगा इसका, और इसके बाद नो एरर के लिए ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस हो गई है। तो दिया गया है देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर हेड। यहाँ पे योर आया तो यहाँ पे जो है अस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है टू यू होगा। देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू यू इनसाइड योर हेड। योर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे अस रखना है तो या तो यहाँ पे योर की जगह क्या कर दीजिए अवर। ठीक है, तो सही होगा। तो यहाँ पे जो है या तो यू कर दीजिए अस की जगह, यहाँ पे अस अगर रखना है तो यहाँ पे योर की जगह अवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है बताना है। दिया गया है मच बिलीव दैट इफ़ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वाइस वर्सा, कांट स्पिरिचुअली एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे किस पार्ट में एरर है बताइए। ये जो है टाइपिंग एरर थी, इसको मैंने सही कर दिया है। इसके अलावा बताइए कहाँ पे एरर है। मच बिलीव दैट इफ़ यू आर मॉडर्न, तो मच यहाँ पे नहीं होगा बल्कि मैनी होगा। मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, काउंटेबल नाउन के लिए जो है मैनी बिलीव, यानी बहुत से लोग विश्वास करते हैं, तो लोगों के लिए जो है मैनी आएगा ना कि मच। बहुत से लोग विश्वास करते हैं दैट इफ़ यू आर मॉडर्न, कि अगर आप मॉडर्न हैं, यू शुड नॉट बी रिलीजियस, तो आपको धार्मिक नहीं होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी होता है कि अगर आप रिलीजियस हैं तो मॉडर्न नहीं होना चाहिए। आगे दिया गया है कांट स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट। क्या स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता और मॉडर्निटी यानी आधुनिकता एक साथ नहीं रह सकते हैं। को एग्जिस्ट मतलब एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्या स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, तो अब दिया गया है द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग, द ग्रोथ फ्रॉम 140 मिलियन कनेक्शंस इन 2005 टू 181 मिलियन कनेक्शंस नाउ इज वेरी इम्प्रेस्ड। तो किस पार्ट में एरर है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। यहाँ पे इम्प्रेस्ड नहीं होगा, इम्प्रेसिव होगा। ठीक है, क्योंकि इम्प्रेस से जो है सही सेंस बनेगा नहीं सेंटेंस का, इम्प्रेसिव जो है यहाँ पे हो जाएगा। द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग, इंडिया में जो ग्रोथ है वो अमेजिंग है। द ग्रोथ फ्रॉम 140 मिलियन कनेक्शंस, 140 मिलियन कनेक्शंस से लेकर के इन 2005 180 मिलियन कनेक्शंस, 2005 में 181 मिलियन कनेक्शंस तक की ग्रोथ नाउ इज़ वेरी इम्प्रेसिव। ये जो है अब क्या है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ठीक है, इम्प्रेस नहीं होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, आवर थॉट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड हेंस दे क्रूशली अफेक्ट आवर इमोशनल एंड फिजिकल वेल बीइंग टू। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या होगा, आवर थॉट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी। तो हैव है यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे थॉट नहीं होगा, थॉट्स होगा। तो थॉट के लिए अगर होता तो यहाँ पे हैज़ होता, हैज़ यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन हैज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे देखेंगे एंड हेंस दे, यहाँ पे दे आया है जो कि प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे थॉट्स होना चाहिए था। ठीक है, और थॉट्स के लिए यहाँ पे हैव आ सकता है, तो अवर थॉट्स होगा ना कि यहाँ पे थॉट होगा। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। आवर थॉट्स हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी, यानी कि हमारे थॉट्स का जो है डायरेक्ट प्रभाव होता है हमारी बॉडी पर, एंड हेंस और इसलिए दे क्रूशली अफेक्ट आवर इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग टू, और इसलिए जो है वो हमारे इमोशनल और फिजिकल स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंग दैट इंड्योर्स एंड कैन सस्टेन एन इन्फेंट टिल द स्टेज इट रिसीव्स द इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मदर्स मिल्क। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखेंगे द थिंग दैट इंड्योर्स एंड कैन सस्टेन, यानी कि ऐसी चीज़ जो बनाए रखती है, इंडोर्स मतलब सहती है और कैन सस्टेन मतलब बनाए रखती है। एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब नवजात, एक नवजात को, टिल द स्टेज
इट रिसीव्स इम्यूनिटी, कब तक, उस स्टेज तक जब तक ये इम्यूनिटी रिसीव नहीं कर लेता है। कम्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मदर्स मिल्क, जो कि आता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मदर्स मिल्क, यहाँ पे मदर्स के लिए अपॉस्ट्रोफी आएगा, माँ के दूध, ठीक है, जो कि आता है कंजम्पशन से, माँ के दूध के कंजम्पशन से, ठीक है। तो मदर्स मिल्क होगा इस तरह से, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस हो जाएगा, मदर्स मिल्क। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे जो है पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन दिए गए होंगे और काफ़ी बड़ा सा पैराग्राफ है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है ये पेज है, फिर ये अगला पेज है, और इसको जो है पूरा हमें पढ़ना होगा और फिर जो है इनके क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसके लिए कोई रूल नहीं होता है, हमें क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, उसको जितना समझ में आए समझना है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जितना समझ में आए उतना समझना है, फिर आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं मीनिंग आपको बताता चलूँगा। सम 2000 किलोमीटर फ्रॉम लेह आर द विलेज ऑफ द हनु, गरकोन एंड दार्चिक on both sides of the Indus River, inhabited by the Buddhist Dard tribes। तो यहाँ पे सम 2000 किलोमीटर यानी कि लगभग 200 किलोमीटर लेह से विलेज है, कौन कौन से, धा, हनु, गरकोन एंड दार्चिक। कहाँ पे है, ऑन बोथ साइड ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर के दोनों साइड, इनहेबिटेड बसाए गए हैं, बाई द बुद्धिस्ट दार्द ट्राइब, बुद्धिस्ट दार्द ट्राइब है, मतलब दार्द आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा बसाए गए हैं। द विलेजेस आर टुगेदर कॉल्ड, ये जो गांव है ये कहे जाते हैं एक साथ में, क्या कहे जाते हैं, द आर्यन वैली, आर्यन वैली कहे जाते हैं। द वर्ड, जो शब्द है दार्द, इज डिराइव फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड, ये संस्कृत वर्ड से आया है, जिस क्या वर्ड है, डाराट्स, ठीक है, डाराट्स वर्ड से आया है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है पीपल, मतलब लोग, हु लिव्स इन ऑन हिल साइड, जो कि रहते हैं हिल साइड, पहाड़ियों पे रहते हैं। सैड वीरेंद्र बंगारू, वीरेंद्र बंगारू के द्वारा ये कहा गया, ये क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, जिसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। हु हैज़ एक्सटेंसिवली रिसर्च ऑन देयर लाइफ्स, जो कि रिसर्च करते हैं किस पर, उनके लाइफ पर, किसके, ये जो डार्क ट्राइब वाले लोग हैं उनकी लाइफ पर जो है रिसर्च करते हैं। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, पीपल ऑफ दिस रीजन आर कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अदर पार्ट ऑफ लद्दाख। तो उन्होंने आगे कहा कि ये जो लोग होते हैं इस रीजन के, वो कल्चरली मतलब सांस्कृतिक रूप से और लिंग्विस्टिकली यानी भाषाई रूप से डिफरेंट होते हैं उन लोगों से जो अदर पार्ट में रहते हैं लद्दाख के। एमंग अदर रिसर्चर्स हु हैव गॉन इनटू द कम्युनिटी रूट्स, इसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं जो कि इनकी रूट्स में गए हैं, कम्युनिटी की जड़ों में गए हैं। देयर इज ए लाइन ऑफ थॉट, उनके बीच में भी विचार है, क्या है, दैट द आर्यंस ऑफ लद्दाख, कि जो आर्यन है लद्दाख के, और द ब्रोक पास, या इनको ब्रोक पास भी कहते हैं, माइट हैव डिसेंडेड फ्रॉम द सोल्जर्स इन अलेक्जेंडर्स आर्मी। माइट हैव डिसेंडेड मतलब ये वंशज रहे होंगे, ठीक है, माइट हैव डिसेंडेड मतलब ये वंशज होंगे, फ्रॉम सोल्जर्स, सिपाहियों के, इन अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर की सेना के सिपाहियों के वंशज होंगे। हु हैड कम, जो कि आए होंगे, टू द रीजन, इस रीजन में मतलब इस क्षेत्र में, ओवर 2000 ईयर्स हो गए, 2000 साल पहले। द दैड आर्यंस, ये जो दैड आर्यंस हैं, हावेवर हालांकि, डू नॉट डॉक्यूमेंट देयर हिस्ट्री, बेंगारू सेड, बैंगरू इनका नाम है, बैंगरू कहते हैं कि हालांकि ये लोग जो है अपना जो इतिहास है उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते, मतलब उसको जो है लिखते नहीं है। दे रेयर गोट एंड सी फॉर मिल्क एंड मीट, ये जो है गोट, बकरी और भेड़ पालते हैं मिल्क और मीट के लिए। एंड देयर फेस्टिवल्स, और इनके जो त्यौहार हैं ये बेस्ड हैं ऑन द सोलर कैलेंडर पर। बेंगारू ने विजिट किया द रीजन्स इनहेबिटेड बाय द आर्यन कम्युनिटी बैक इन 2017, इन्होंने विजिट किया था इनकी कम्युनिटी को 2017 में। वेयर ही हेल्प सेटअप 2 म्यूजियम्स टू आर्काइव देयर कल्चरल हेरिटेज, और इन्होंने जो है मदद की थी 2 म्यूजियम खोलने के लिए, टू आर्काइव संरक्षित करने के लिए, देयर कल्चरल हेरिटेज, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए।
फिर दिया गया है बांगरू इज ऑफ द व्यू दैट देयर ट्रेडिशन गो बैक 5000 ईयर्स। बांगरू इज ऑफ द व्यू, बांगरू मतलब विचार रखते हैं कि देयर ट्रेडिशंस, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो गो बैक 5000 ईयर्स, ये 5000 साल पहले की हैं। दोज हु स्टिल फॉलो द ओरिजिनल कस्टम्स वर्शिप ट्रीज रिवर्स एंड माउंटेन्स, और वो लोग जो है स्टिल फॉलो मतलब अभी भी फॉलो करते हैं ओरिजिनल कस्टम्स, जो उनके ओरिजिनल रीति रिवाज हैं। वर्शिप ट्रीज, वो लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं पेड़ों की, रिवर्स नदियों की और पहाड़ों की। दीज ट्राइबल आर मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये जो ट्राइबल्स हैं ये मुख्यतः डिपेंड होती हैं किस पर, एग्रीकल्चर, कृषि पर। और फिर दिया गया है द एप्रिकॉट्स ग्रोन हियर आर कंसीडर्ड एमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड देयर आर 12 वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स। एप्रिकॉट्स मतलब होता है खुबानी, यहाँ की जो खुबानी होती है, ग्रोन हियर मतलब यहाँ जो उगाई जाती है, आर कंसीडर्ड एमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो है मानी जाती हैं वर्ल्ड में बेस्ट खुबानी मानी जाती हैं। एंड देयर आर 12 वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स इन द रीजन, और इस क्षेत्र में अंगूरों की 12 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बंगारू सैड ग्रेप वाइन इज़ वेरी पॉपुलर इन द आर्यन वैली। बंगारू कहते हैं कि जो ग्रेप वाइन है यानी अंगूर की जो शराब है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आर्यन वैली में। ठीक है, फिर दोस्तों अब जो है इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं क्या है। ए नंबर ऑफ रिसर्चर्स एज वेल एज द ट्राइबल्स, यानी कि बहुत सारी रिसर्चर्स और इसके अलावा जो ट्राइबल्स मतलब आदिवासी लोग हैं, परसीव ए थ्रेट टू हेरिटेज ऑफ द कम्युनिटी, वो मानते हैं खतरा, थ्रेट मतलब खतरा, ए हेरिटेज टू द हेरिटेज ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी की जो हेरिटेज मतलब विरासत है उस पर खतरा मानते हैं। ओविंग टू मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, माइग्रेशन मतलब प्रवास की वजह से, एंड रिलीजियस कन्वर्जन और धर्मांतरण की वजह से। द कम्युनिटी नाउ नंबर्स अबाउट 4000, कम्युनिटी जो है अब नंबर में लगभग 4000 हैं। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स मेनी ऑफ देम हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम और बुद्धिज्म, बहुत से लोगों ने कुछ दशकों में अपना लिया है इस्लाम धर्म को या बुद्धिज्म को। द कम्युनिटी प्रोहिबिट्स मैरिज विद आउटसाइडर्स टू कीप द जीन पूल इंटैक्ट, तो जो कम्युनिटी है वो रोकती है मैरिज को विथ आउटसाइडर्स, बाहरी लोगों से, टू कीप द जीन पूल इंटैक्ट, जीन पूल इंटैक्ट को रखने के लिए। ठीक है, वो आउटसाइडर से मैरिज को रोकती है ताकि उनका जो जीन पूल इंटैक्ट है वो बना रहे। ऑफ लेट द दार्द मैन हैव बीन माइग्रेटिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द रीजन इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एंड मैरिंग आउटसाइड द ट्राइब, तो हाल के दिनों में द दार्द मैन, जो दार्द लोग होते हैं, हैव बीन माइग्रेटिंग, ये माइग्रेट कर रहे हैं अदर पार्ट्स में ऑफ द रीजन, अपने क्षेत्र के अदर पार्ट्स में वो जा रहे हैं। इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, रोजगार के लिए, रोजगार की खोज में, या फिर मैरिंग आउटसाइड द ट्राइब, या फिर जो है बाहर शादी करने के लिए भी जा रहे हैं। बंगारू सैड, बंगारू ने कहा द ट्राइब इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड ए बैलेंस बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जो ट्राइब है वो अब स्ट्रगल कर रही है बैलेंस बनाने के लिए मॉडर्निटी के बीच में और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बीच में। आल्सो आफ्टर कारगिल वार, कारगिल वार के बाद जो है क्या हुआ है, डेवलपमेंट वर्क इन दिस रीजन हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड, जो डेवलपमेंट का कार्य है वो इस क्षेत्र में मना कर दिया गया है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द आर्यन वैली आर आउट ऑफ बाउंड्स फॉर आउटसाइडर्स, कुछ एरिया जो आर्यन वैली के हैं वो बाउंड कर दिए गए हैं आउटसाइडर्स के लिए, मतलब रोक दिए गए हैं। सिंस इट बॉर्डर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि ये जो है बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी सैड देयर आर ओनली 3 हाई स्कूल्स इन देयर विलेजेस, जो इस कम्युनिटी के मेंबर हैं वो बताते हैं कि केवल 3 हाई स्कूल्स हैं इस विलेज में, मतलब इन गाँव में क्या है, केवल 3 हाई स्कूल्स हैं। एंड वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लिवलीहुड, और बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लिवलीहुड के लिए, यानी कि रोजगार के लिए। मेनली बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर एंड डिफ़िकल्ट ट्रेन, और किस लिए, मुख्यतः जो है हार्श वेदर मतलब, हार्श मतलब कि कठोर मौसम के कारण, एंड डिफ़िकल्ट ट्रेन, और मुश्किल टेरेन मतलब कि एरिया के कारण। एज सच दे हैव नो ऑप्शन बट टू मैरिज टू सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन, और इसलिए जो है दे हैव नो ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट टू मैरिज टू सिटीज़
शहरों से शादी करने, सॉरी माइग्रेट टू सिटीज़ मतलब शहरों को माइग्रेट करने के लिए, फॉर हायर एजुकेशन के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के लिए। दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट सेट अप ए ट्राइबल हॉस्टल, उन्होंने डिमांड किया है कि गवर्नमेंट जो है सेटअप करे एक ट्राइबल हॉस्टल, उनके क्षेत्र में एक ट्राइबल हॉस्टल बनाए, एंड डिक्लेयर द आर्यन वैली ए हेरिटेज विलेज, और आर्यन वैली को जो है एक हेरिटेज विलेज डिक्लेयर करे, टू बूस्ट टूरिज्म, ताकि जो है टूरिज्म बढ़ सके। तो दोस्तों ये जो है पैराग्राफ था, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आइए देखते हैं क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये है द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट, जो पहला पैराग्राफ है वो किसके बारे में बात करते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आपने देखा था, बात हुई थी कि ये जो दाद आर्यंस हैं ये कौन लोग हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हु द दाद आर्यंस आर। ठीक है, तो आसानी से अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो आसानी से आप जो है कर पाएंगे। फिर अगला है व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ दाद आर्यंस, जो दाद आर्यंस हैं उनका मेन कंसर्न यानी कि उनकी जो मुख्य चिंता है वो क्या है। पहला है दिया गया सम पीपल आर कन्वर्टिंग देयर रिलीजन, कुछ लोग जो है वो धर्मांतरण कर रहे हैं, अपने धर्म को बदल रहे हैं। फिर दिया गया है पीपल आर कम्युनिटी, यहाँ पे पीपल ऑफ होगा, पीपल ऑफ कम्युनिटी आर बिकमिंग मॉडर्न, कम्युनिटी के लोग जो है मॉडर्न हो रहे हैं। फिर दिया गया है देयर हेरिटेज इज फेसिंग थ्रेट, उनकी जो विरासत है वो फेसिंग थ्रेट मतलब वो खतरा फेस कर रही है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला ऑप्शन है मेनी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज, बहुत से लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं विलेज से। तो उनका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि उनकी जो विरासत है वो उसके लिए जो है खतरा बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द दाद आर्यंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो दाद आर्यंस हैं उनकी मुख्य डिमांड क्या है, डिमांड गवर्नमेंट से उनकी क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है टू सेटअप ए ट्राइबल हॉस्टल एंड डिक्लेयर द आर्यन वैली ए हेरिटेज विलेज, यानी कि जो है उनके क्षेत्र में एक हॉस्टल बनाया जाए और आर्यन वैली को एक हेरिटेज विलेज डिक्लेयर किया जाए। तो यही जो है उनकी डिमांड थी गवर्नमेंट से। तो यही जो है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया गया है विच स्टेटमेंट इंडिकेट्स बेस्ट दैट द आर्यन इज ए कम्युनिटी विथ एंशियंट पास्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इशारा करता है कि जो दाद आर्यंस हैं ये इनकी जो कम्युनिटी है वो एंशियंट पास्ट बहुत प्राचीन है। तो पहला दिया गया है दाद आर्यंस रियर गोट एंड शीप, यानी कि दाद आर्यंस जो है बकरी और भेड़ पालते हैं दूध और मीट के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है द वर्ड दाद इज डिराइव फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड दाराट्स विच मीन्स पीपल हु लिव ऑन हिल साइड, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला है ऑप्शन सी बांगरू इज of the view that their tradition go back 5000 years, those who still follow the original customs worship trees, rivers and mountains। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये इसका राइट आंसर है। बंगारू इज द व्यू ऑफ, बंगारू की विचारधारा है क्या कि उनका जो ट्रेडिशन है वो लगभग 5000 साल पुराना है। ठीक है, तो यही जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसमें क्या दिया गया है सम स्कॉलर्स थिंक दैट दे माइट हैव डिसेंड फ्रॉम द सोल्जर्स इन अलेक्जेंडर्स आर्मी हु हैड कम अबाउट 2000 ईयर्स एगो। तो बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि जो है वो वंशज रहे होंगे सिकंदर की सेना के, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट जो है पैसेज के अनुसार सही नहीं है। पहला दिया गया है दाद आर्यंस हैव टू माइग्रेट टू सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें बताया गया कि दाद आर्यंस को जो है माइग्रेट करना होगा सिटीज़ में फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो है सही कथन है। इसमें से कौन सा नहीं सही बताना है, तो ये जो है नहीं होगा आंसर। फिर दिया गया है देयर आर ओनली 3 हाई स्कूल्स इन देयर विलेजेस, तो ये भी सही था। एंड वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लिवलीहुड, तो ये भी कथन सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर अगला दिया गया दाद आर्यंस आर कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली द सेम एज द अदर पीपल ऑफ लद्दाख, तो ये जो है कथन गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें बताया था कि ये लोग जो है कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डिफरेंट हैं लद्दाख के और लोगों से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और द वैली हैज़ डिफ़िकल्ट टेरेन एंड फेसेस हार्श वेदर कंडीशंस, ये भी कथन सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।